हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनियस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में उसी चिड़िया को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि लॉर्ड यानू की शादी बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन सब लोग मानते हैं इस शादी को बस नाम का शादी है, ये शादी ज्यादा मायने नहीं रखता। और मेरे नॉलेज के हिसाब से लॉर्ड यानू यहाँ पर कोर्टयार्ड में ज्यादा नहीं आते, वो बस कभी कभी आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्वीट्स फल मिलते हैं, यानी कि फ्रूट मिलते हैं, वही खाने के लिए और लेने के लिए। लेकिन आज इसको अचानक से क्या हो गया, आज ये यहाँ पर क्या कर रहा है कोर्टयार्ड में। फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है और सामने की तरफ देखती है और कहती है ये क्या मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। लॉर्ड यानू और जाओ एक साथ है, मतलब मेरी आंखों में मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा, क्या मैं सचमुच का देख पा रही हूँ या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही हो। मतलब लॉर्ड यानू जाओ के साथ कभी भी नहीं रहते, लेकिन जाओ के साथ आज यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। फिर लॉर्ड यानू के हाथ में वो बेरीज देखती है और कहती है कि अच्छा बेरीज के लिए यहाँ पर आए हैं। लॉर्ड यानू को जाओ कितना करीब देख के वो अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती। वो कहती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, मतलब कि अपने सेंस में वापस आ गया। इतना दिनों के बाद वो जाओ के पास आ रहा है और जाओ के इतना करीब आने के बाद मैंने कभी नहीं देखा था इसको जाओ कितना करीब, लेकिन आज इसका क्या हुआ, भूसा भरा दिमाग खाली हो गया बिल्कुल। फिर वो कहती है हे भगवान, हे बुद्धा, मेरा दिमाग तो आज बिल्कुल खराब हो गया। मतलब ये कितना ज़्यादा शॉकिंग है, जो इंसान कभी भी उस लड़की के करीब नहीं जाता था आज उसका इतना करीब क्या कर रहा है। फिर वो कहती है कि चलो ये भी ठीक है, मैं कितने दिनों से देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। मुझे पता है ऐसा सीन मैं कभी नहीं देख पाऊंगी अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं ऐसा सीन को कैच करके रखना चाहती हूँ। इस मोमेंट को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी और इस मोमेंट को मैं कैच करके रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं स्पिरिचुअल स्पीड ये जो बाम्बू कैफ है उसके अंदर मैं सारी मोमेंट को कैच करके रख दूंगी और जब मेरा मन करेगा मैं इसको देखूंगी और बाकी लोगों को भी दिखाऊंगी। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि 1000 साल बाद मुझे ये सीन ऐसा देखने को मिल रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर इसको कैद करके रखने से सारी मेमोरी याद रहती है। अरे आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, मैंने सोचा ही नहीं था कि आज इतना अच्छा चीज़ देखने के लिए मुझे मिलेगा, लेकिन ठीक है इसका मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखूँगी। फिर अचानक से उसके कान के पास एक जोरदार धमाका होता है और भाग जाती है यहाँ से और कहती है कि देख लेना मैं यहाँ पर फिर से आऊँगी। हम देखते हैं कि लॉर्ड यानू ने सब किया होता है, उन्होंने इसको भगाया होता है। वो कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है। यानू कहते हैं जाओ से कि मैंने तुम्हारे पीपल्स का अंदर फायर मूविंग देखा है, मुझे लग रहा है कि तुम क्रिटिकल स्टेज में हो, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कल्टीवेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि तुम उस मुसीबत से बच सको। अभी भी टाइम है, तुम कल्टीवेशन ज्वाइन कर लो और उसको स्टार्ट करना शुरू कर दो, उसको शुरू कर दो। जाओ अपना सर हाँ में जवाब देती है। उसको भी यानू की बातें मेरी तरह समझ में नहीं आ रही थी कि यानू यहाँ पर बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है, वो लॉर्ड यानू को पकड़ लेती है और कह रहे होते है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम मेरे ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हो, तुम चाहते हो कि हम लोग फिर से एक बार शुरू करें, है ना। और वैसे भी इतना अच्छा लड़की देखने के बाद कौन ही कंट्रोल कर सकता है, वैसे तुम भी कोई कम नहीं, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। अगर तुम वो सब करना चाहते हो फिर से तो मैं रेडी हूँ फिलहाल। यानू जाओ की एक तरफ धक्का मार के कहता है कि मिस अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप सोच रही हो। और यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि लॉर्ड यानू क्या आप सचमुच के भूल गए, उस दिन तो बड़ा आप मेरे पास चिपक रहे थे, जिस दिन कल्टीवेशन हम लोग कर रहे थे, आप तो अपना बिहेवियर वहाँ पर चेंज नहीं किए थे, आप बड़ा वहाँ पर चिपकुलाल हो रहे थे। और वैसे भी वहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका मैनर और आपका जेंटलमैन वाला सीन कहाँ गया था। तब तो आप अपना कल्टीवेशन कर रहे थे और ऊपर साथ में कुछ और भी कर रहे थे, तब कुछ नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हो। मतलब आप करो तो सही और हम करें तो गलत। यानू कहता है कि बंद करो मुझे अब्यूज करना और ये लो हार्ट फॉर्मुलेशन वाला बेरीज, इसको खाने से तुम्हारा दिमागी लेवल एक लेवल आगे चल जाएगा और इसको खाने के बाद तुम 3 दिन के अंदर सेल्फ कल्टीवेशन कर सकती हो। और वो कल्टीवेशन अगर तुम ज्वाइन कर सकती हो तो अपने आप को इमेजिन करके तुम कल्टीवेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रैंक बढ़ेगा और इस रैंक में तुम्हारा जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर तुम सेल्फ कल्टीवेशन करके 3 दिन के अंदर ही अपना रैंक को दुगुना बढ़ा सकती हो। जैसे ही वो अपने हाथ में लेती है उसका एक पावर थोड़ा सा उसके दिमाग के अंदर चल जाता है और जिससे उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। जाओ कहती है तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब इसका कल्टीवेशन का पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहिए, इसलिए तो मैं हमेशा उत्सुक रहती हूँ कि कल्टीवेशन के बारे में और कैसे मैं जानूँ। लेकिन ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, मैं इसको लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे और भी जानना है कल्टीवेशन के मेथड के बारे में। यानू कहता है कि ठीक है तुम इसको इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना
क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल कुछ गलत तरीके से करोगे तो तुम्हारे फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुम अपना मेथड पर ध्यान रखना और अपना कल्टीवेशन का लेवल पर, वरना देख लेना तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। जाओ कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इसको 3 दिन के अंदर इसको पूरा खा जाऊंगी। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर अपना मेथड लिखने लगती है। जानू जाओ से कहता है कि देखो मैं फिर से नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो और अर्थ के कहां से आई हो। जाओ कहती है क्या क्या बोल रहे हो, मैंने तो सोचा है कि तुम मुझ पे इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी काम तो कर रही हूँ, तुम बिजी हो गए अपने काम में, तो मैंने भी तुम्हें ज्यादा बिजी देखकर मैंने तुमको कुछ बताया नहीं। यानू कहता है कि इस मेथड से तुम अपना जितना सारा कोर्टयार्ड का मेमोरीज है वो तुम इसको मदद से याद कर सकती हो, और जितना सारा तुमने पास्ट में काम किया है या फिर कोई भी काम जो कि पहले वाला याऊ का था, मतलब जाऊ का था, वो तुम सारी चीज़ें याद करके तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच का जाऊ हो या फिर कोई और हो, लेकिन अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा पावर भी और कल्टीवेशन रैंक भी बढ़ेगा, ऊपर से तुम्हें सारी चीज़ें भी याद आने लगेगी। जेंगसन चैम्बरलिन का पुराना विश था कि उनके जो कोड में और पास्ट में जो हुआ था वो सारी चीज़ें याद रखी जाए। मैंने जिस दिन से कोर्टयार्ड के बारे में सब अफवाह सुनी है या फिर काम सुना है, मैंने हिडन केव कोर्ट के बारे में सब कुछ भूल ही गया है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है मैंने ये सब चीज़ें पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। खैर छोड़ो, तुम अपना कल्टीवेशन पूरा करो, मैं ये सब सारी चीज़ें देख लूँगा। लेकिन मुझे अभी भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सब ये क्यों कर रही है, मतलब ये सब करने का इसका इरादा क्या है और ये क्या अचीव करना चाहती है। इस बॉडी के जो ओरिजिनल ओनर थी, यानी कि जो पिछली जाओ थी, वो पहले ही मर चुकी है और उसका सोल पता नहीं कहाँ पर गायब है, लेकिन वो यूजलेस थी। लेकिन अब यूजलेस का मतलब ये नहीं कि वो काम की नहीं थी, लेकिन वो बस अपना सोचती थी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती थी, सब कोई भाड़ में जाए लेकिन सिर्फ अपना सोचती थी। लेकिन जब से ये आई है जाओ, जो कि पता नहीं अब बोल रही है कि वो दूसरी दुनिया से आई है, तब से कुछ अच्छा कर रही है और अपना जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये सोच रही है कि ये मेरी वाइफ बनने की काबिल है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये सोच रही है कि मैं यहाँ से जाऊँगी फिर से अपनी दुनिया में, तो क्या ये सचमुच कर चली जाएगी मुझे छोड़कर? और अगर ये सच हुआ कि वो यहाँ पर जाने के लिए इतना सब कुछ मेहनत कर रही है, तो फिर जाओ कहती है कि अगर मुझे कोई हार्म नहीं होगा या फिर मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं होगा तो मैं ये बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगी कि मेरा नाम है जाओ याइसिंग और मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ और मैं चाइना में रहती हूँ। अपनी दुनिया में किसी को डिसअपॉइंटमेंट कर दिया था और मैं उसी का भुगतान भुगतने यहाँ पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हिसाब से इस दुनिया को चेंज करूँ और फिर से मॉडर्न चाइना में जाऊँ। जब मैं पैदा हूँ तब मैं जाने के बाद वो सब सारी चीज़ें चेंज कर दूँ, या फिर इस जाओ की बॉडी में जो पहले वाली जाओ थी इसका थोड़ा सा रेपुटेशन बढ़ा दूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है लॉर्ड यानू? यानू कहते हो कि तुम कर क्या रही हो और तुम कहना क्या चाहती हो? जाओ कहती है कि उससे पहले मेरे बॉडी का जो फ्लेम है वो गायब हो जाए और मैं बेकार हो जाऊँ, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो, मतलब उधार में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यानू कहता है कि ये क्या मांग रही है, मैंने सोचा कुछ और मांगेगी। जाओ कहती है कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट करो जैसे हम लोग चाइना में करते हैं, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह तुम मुझे ट्रीट करोगे कि मैं गवर्नमेंट का सबसे खास आदमी हूँ। और वैसे भी क्या तुम्हारे पास कोई गुंडे वगैरह है क्या, क्रिमिनल वगैरह, जो कि मैं उनको अच्छे से अपनी 21वीं सदी की तरह उनको सजा दे सकूँ? मतलब ये अच्छा लगेगा, इतना बोरिंग ज़िंदगी भी कौन जीता है तुम लोगों की तरह। फिर जाओ कहती है कि तुम लोगों के पास क्या इतना अच्छा ताकत है और तुम लोग अपना ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम लोग मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? क्या मुझे उड़ा सकते हो या फिर मुझे कहीं पर टेलीपोर्ट कर सकते हो क्या, ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारे हो जिससे मज़ा आएगा? मतलब सोच के देखो कितना मज़ा आएगा। हमारे 21वीं सदी में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो मैं थोड़ा सा मज़े लेकर जाऊँ यहाँ से। यानू कहता है कि तुम लोग अर्थवासी हमेशा ऐसी जगह क्यों ढूंढते हो जो कि तुम्हें ऐसा अमेजिंग सा लगे, और मतलब ऐसी जगह पर जाना ही क्यों चाहते हो? उससे अच्छी जगह पर तो हो, इतना सब कुछ मिल रहा है तुम्हें देखने के लिए, फिर भी ये लोग यहीं पर जाना, इनको खा पी कोई काम धंधा तो है नहीं इनका। जाओ फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि तुम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब तुम लोग इतना मॉडल जमाने के इंसान हो कि तुम लोगों को पता नहीं है कि पैसा क्या होता है। मतलब एक जगह पर वहाँ बैठ के सारी दिन और सारी रात इस हॉल में बैठ के मैं काम कर रही हूँ, इतना अच्छा जॉब ढूंढ रही हूँ, और तुम लोग होगी आराम से बोलो इसका कल्टीवेशन करो, इसका ये करो, उसका वो करो। मतलब समझो एक इंसान सारा दिन और रात बैठ कर मेहनत करे और उसका मेहनत का इनाम भी ना मिले, पैसे भी नहीं देते तुम लोग, तो फिर ये लोग मैं क्या ही करूँ यहाँ पर बैठ के? तो ये तो मेरा फुली फालतू हो गया। इससे अच्छा रात को मैं चाइना में ही रहती और भीख मांग के
पैसे कमाते, इससे अच्छा मेरे पास तो कुछ पैसे हो जाते। मतलब समझो मेरे पास कुछ कागज के टुकड़े तो रहते, मतलब जिसको देखने के बाद सुकून मिलता है। तुम लोगों के पास तो वो भी नहीं है। पता नहीं तुम लोग जी कैसे लेते हो। जिसे सुनने के बाद तो यानू कहता है कि इसको मैं क्या करूँ, ये क्या बोले जा रही है पागलों की तरह। यानू अपने मन में सोच रहा था कि ये बस यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, यह यहाँ से के लोगों को और यहाँ के कल्चर को भी घृणा कर रही है, यानी कि हेट कर रही है। ये इसको बस यहाँ से किसी भी हालत में जाना है। लेकिन ये क्या सच में चली जाएगी? तो लॉर्ड यानू के ऊपर जोर से चिल्ला कहते कि हे लॉर्ड यानू, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं यहाँ से घंटों तक बैठ के 5 एलिमिनेशन का कार्ड बना रही हूँ और तुम इसको चेकआउट भी नहीं कर रहे। एक बार देखो जाकर कि मैंने कैसे बनाया। जब भी वो पीछे मुड़ के देखती है, लॉर्ड यानू वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं ये फिर कहाँ से चला गया? मेरा चीज़ें और मेरे इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये मेरा चीज़ें नहीं देख रहा है। मुझे बस इससे कुछ सवाल पूछने थे, मेई लैंड और जू के बारे में। ये काम कैसे करता है? क्योंकि मुझे जानना है कि इस दुनिया का जो कल्टीवेशन है सबसे ज़्यादा खतरनाक कल्टीवेशन, इसको मैं समझने में कैसे क्या करूं, क्योंकि इसे मुझे समझ नहीं आ रहा। और इस कल्टीवेशन का मैं करूं तो करूं कैसे? और इतना ज़्यादा बेकार कल्टीवेशन मुझे करना ही क्यों है? मुझे कोई समझाएगा यहाँ पर? मेरा सर तो मतलब घूम रहा है इतना जोर जोर से, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। लेकिन मुझे कल्टीवेशन का चीज़ समझ में नहीं आएगा। सिंपल वे में कहूँ तो मैनर रेल्म के 33 लेवल पार करने पर मुझे एक अच्छा सा फूल मिलेगा जो कि किस काम का आएगा मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल रूट्स के जरिए पैदा होते हैं। और यहाँ के लोग 3 तरीके को होते हैं। और यहाँ से और अर्थ की अगर हम कंबाइन करें तो दोनों अलग अलग तरीके से पैदा होते हैं। अर्थ का कुछ और है और यहाँ के लोग स्पिरिचुअल रूट से पैदा होते हैं और इनकी शक्तियाँ भी अलग लेवल की होती है। और अर्थ के लोग नॉर्मली पैदा होते हैं। कुछ लोग पैदा होते हैं स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में, जो कि टाइप होता है क्रिस्टल स्पिरिचुअल रूट्स, और इनका कल्टीवेशन लेवल का रैंक होता है 7। और कुछ लोग हायर रैंक में पैदा होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनके कल्टीवेशन लेवल। और कुछ 7 रैंक के ओल्ड कल्टीवेटर होते हैं जो कि 100 सालों से ज़्यादा और 1000 सालों से भी ज़्यादा जी सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लॉर्ड यानू कल्टीवेशन लेवल के 4 रैंक पर है। और उनके पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए तो वो अभी फिलहाल 100 साल से कल्टीवेशन लेवल पर है और इनका रैंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो लॉर्ड यानू 5th रैंक के कल्टीवेटर है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो सब कुछ अच्छे से जानते हैं इतनी छोटी सी उम्र में। यहाँ तक बात की जाए मेरी, यहाँ तक मतलब ओरिजिनल ओनर जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर है वो बस 3 रैंक के अंदर है। मतलब इसका रैंक देखो बस 3 हुआ है। फिर वो सदमे में चली जाती है और कहती है कि ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती है इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर। मतलब तुम्हारा पति एक 5th रैंक कल्टीवेटर है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें बस खाना पीना दूसरा पर अत्याचार करना। मतलब तुम इतना यूजलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हारा रैंक बस 3rd है। इतना ज़्यादा रैंक में तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब 0 रैंक के अंदर तुम कर क्या रही हो? तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए था। लोग सही बोलते, तुम किसी काम की नहीं हो। लेकिन मुझे इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज जो है उसे मुझे देखना चाहिए और इसके जहन में क्या चल रहा था पहले वो भी देख समझ कर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हाजिर हूँ मैं आपको कल्टीवेशन की दुनिया में लेकर जाओ की एक अनोखी तरह की कल्टीवेशन, जो कि अगली वाली जाओ को देखने के बाद हर कोई कहता था कि ये यूजलेस है, लेकिन इस वाली जाओ को देखकर हर कोई कहेगा कि हाँ ये जाओ कल्टीवेशन की दुनिया में महारत हासिल कर रखी है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है जैसे उसने सारी दुनिया का कल्टीवेशन खुद हासिल कर लिया हो अभी कभी। फिर वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं तो लगता है कि इसके बातों से मैं सदमे में चली जाऊंगी। जिस तरीके से इसकी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन तक इसकी बॉडी में टिक पाऊंगी, क्योंकि इसके पास कोई भी फाउंडेशन पिल्स नहीं है। मतलब इसके परिवार वालों ने क्या इसको एक भी फाउंडेशन पिल्स नहीं दिया? मतलब इसके जहन में चल क्या रहा था? और मैं इतना ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ यार? मतलब देखो चाइना में भी मैं इतना ज़्यादा अनलकी थी और यहाँ पर आने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ। मतलब मेरा किस्मत ही बेकार है। फिर उसको अचानक से एक आइडिया आता है कि हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। मैं कैसे भूल गई कि मेरे पास एक सिस्टम है कि उसके जरिए मैं ये सब काम करवा सकती हूँ। मतलब उससे काम तो नहीं, लेकिन मेरे पास 50 पॉइंट से भी ज़्यादा है। मैं अपना क्वेश्चन फाउंडेशन के जरिए जान सकती हूँ और उसका आंसर भी जान सकती हूँ कि इस फाउंडेशन का क्वेश्चन और आंसर क्या होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी कि इस कल्टीवेशन का किस दौर पर मुझे क्या करना पड़ेगा और ये 50 पॉइंट कब जाकर काम आएगा मुझे। तो अपने सिस्टम से हाथ जोड़ के विनती करती है कि देखो सिस्टम, तुम ही मेरे लास्ट ऑप्शन हो। अब तुम्हारे पास के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं और भी जगह पर जाकर मदद मांगूँ। और यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। प्लीज़ मुझे
निराश मत करना और मेरा काम मुझे जो चाहिए वो मुझे दे देना। इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।